दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय एक प्रकाश का। और उसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है दर्पण। अब तक हमने पढ़ा प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन। उसकी नेक्स्ट जो हेडिंग्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका वो है दर्पण। तो वह चिकनी पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव है दर्पण कहलाती है। भाई, एक कांच का टुकड़ा ले लें अपन, जैसे ये वाला है ये। तो ये कैसा है? चिकना है। ये चिकनाहट है इस पे। इसके अगर दूसरे वाले भाग पे यहाँ पे हम क्या कर दें, कलई कर दें, तो ये दूसरा भाग जो है इसका, ये वाला भाग, ये क्या करेगा? परावर्तक तल की भांति कार्य करेगा। जैसे इसमें अभी आपको मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। ये जो भी शक्ल मेरी थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है, ये इस टेबल या इस दीवार के पर आ जाने के कारण हो रही है। जैसे इसको हम परावर्तक तल बनाने की कोशिश करते हैं अगर, तो इसके पीछे मैंने एक हरी फाइल को लगा दिया है, जिससे इसका परावर्तक पृष्ठ देखो। ये देखो, ये दूसरा वाला पृष्ठ जो क्या कर रहा है, मेरी शक्ल को आप लोगों को दिखा रहा है। तो ये जो पृष्ठ होगा, ये दूसरा पृष्ठ, ये परावर्तक तल की भांति कार्य करने लगेगा। तो सिंपल है, कांच की वह चिकनी सतह, कांच की वह चिकनी पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव है, क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। दर्पण के प्रकार होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाती है। भाई, जो बिल्कुल सपाट हो, जो मुड़ा हुआ ना हो बिल्कुल भी, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे हमारे घरों में बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं हम लोग ऐना, तो वो जो घर का ऐना होता है वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है, ठीक है। दूसरा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, मतलब ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ इसका सीधा था, इसलिए ये समतल दर्पण था। इसका कैसा है? मुड़ा हुआ। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ हो, चाहे वो बाहर की ओर वक्रित हो चाहे अंदर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब गोलीय दर्पण कितने होते हैं? दो प्रकार का। सिंपल है भैया, जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है क्या कहलाते हैं? मतलब जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है या मुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण के भी प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो हम पहले अवतल दर्पण का अध्ययन करते हैं। तो वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो, यानी कि वक्रित हो अंदर की ओर, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। भाई, ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, तो ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? अंदर की ओर दबा हुआ है, यानी कि अंदर कैसा है? वक्रित है। तो जो अंदर की ओर वक्रित हो उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। फिर आता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा एक और आप समझ सकते हैं एक प्रकार से, बेगोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर, ये उभरा हुआ भाग है भैया, उभरे हुए भाग पर, ये लो मैंने कलई कर दी उभरे हुए भाग पर। तो जिनके उभरे हुए भाग पर कलई करके दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब दूसरा आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होते हैं? बेगोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा, कैसा? बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर वक्रित होता है, क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उनको, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? इसका परावर्तक तल या पृष्ठ। तो जिनका परावर्तक तल या पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इसको दूसरे प्रकार से अगर आप परिभाषा लिखनी चाहें, तो बेगोलीय दर्पण जिनके दबे हुए भाग पे, ये दबा हुआ भाग है, तो दबे हुए भाग पर कलई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं गोलीय दर्पण से, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें आता है दर्पण का ध्रुव, पहली परिभाषा है। तो दर्पण का के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, भाई दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से निरूपित करते हैं। भाई, ये गोलीय दर्पण है और ये इसका परावर्तक तल है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो परावर्तक तल है, ये
तो यहाँ से और यहाँ से आने पे आपको एक बीच का पॉइंट मिलेगा, मध्य बिंदु। तो ये जो मध्य बिंदु है इस दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे इसी से निरूपित करते हैं। समझ लें, ये गोलीय दर्पण है, ये इस कांच के खोखले गोले का भाग है। मान लें कि ये कांच का खोखला गोला है, इसको हमने यहाँ से काट के वो एक गोलीय दर्पण बना दिया है। तो भाई इस कांच के खोखले गोले का एक केंद्र होगा। आप वृत्त खींचते हैं ना, तो उसका एक केंद्र बनता है। तो ये इस कांच के खोखले का ये केंद्र है ना, ये केंद्र सी इस दर्पण का क्या है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो उसको लिखा है मैंने, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण है, इस खोखले गोले का एक भाग है। तो इस उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को, इस दर्पण का क्या बोलेंगे हम, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब आती है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, फिर से वही बात लिख दी है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। भाई ये केंद्र है, इस केंद्र से हम परिधि पे कोई रेखा डालें तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, और 90 अंश के कोण पे केंद्र से कोई भी रेखा अगर हम डाल दें ऐसी, इस प्रकार से, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। वही काम यहाँ पे है। ये अगर पूरा कांच का एक खोखला गोला है और ये इसका केंद्र है, तो ये इसकी परिधि है, तो परिधि पे मैंने फिर डाली है। तो ये जो रेखा है, ये यहाँ से सी से लेके पी तक की, ये क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इसे हम क्या करेंगे, आर से निरूपित करेंगे। तो वो लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये गोलीय दर्पण है, इस कांच के खोखले गोले का भाग है। इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इस संपूर्ण गोले की जो त्रिज्या होगी, वो इस दर्पण की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ लें इसको, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव पी है। इस वक्रता केंद्र ध्रुव पी से होने वाली ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। सिंपल सा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ये दूसरा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है और ये इसका ध्रुव पी है। तो इस पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो क्या होती है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, अब है अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, ठीक है, अगर गोलीय दर्पण का कोई बिंदु है, मान लो कि ये गोलीय दर्पण का बिंदु है एन, और इस बिंदु एन से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी, ये गोलीय दर्पण का बिंदु है एन, इस एन से वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी, वो इस गोलीय दर्पण का क्या होगी, अभिलंब होगी। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। मैंने इसमें सी एन से निरूपित किया है, तो आपको सी एन लिखना पड़ेगा। और अगर आप उसको डी बना देते हो तो डी सी होती है, अगर बी बना देते तो बी सी होती। वो आपकी मर्जी है कि आप वहाँ पे वक्रता केंद्र, इसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है दर्पण के पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं, एन देते हैं या पी देते हैं या सी देते हैं या डी देते हैं, क्या नाम देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का जो परावर्तक तल है, दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। मान लो ये दर्पण है, तो दर्पण ये है और ये दर्पण है और इसका परावर्तक तल ये है। परावर्तक तल क्या कहलाते भैया, वह तल जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन हो, वह क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। तो परावर्तक तल यहाँ से लेके इसका यहाँ तक है, तो ये परावर्तक पृष्ठ पूरा क्या होगा, परावर्तक तल। परावर्तक तल ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये संपूर्ण परावर्तक तल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। मैंने इसको M1 M2 से निरूपित किया है। ठीक है, तो दर्पण का परावर्तक तल ही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है M1 M2। अब वो मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। समझ लें इसको, ये मुख्य अक्ष है। आगे वाले में हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण चल रही है, दर्पण से टकराई और परावर्तित हुई। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश किरण चल रही है, दर्पण से टकराई और फिर परावर्तित हुई। ये दोनों, ये किरण और ये किरण, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काट रही हैं उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, भाई यहाँ मैंने प्रकाश किरण नहीं लिखा है, प्रकाश किरण लिखा है, मतलब एक से अधिक है। तो प्रकाश किरण दर्पण के प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। भाई इधर उधर मिले तो नहीं, कहाँ, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिले। ये प्रकाश किरण मैंने डाली यहाँ पे, परावर्तन हुआ और ये यहाँ से होके निकल गई। फिर मैंने एक प्रकाश किरण यहाँ डाली, परावर्तन हुआ और ये यहाँ से होके निकल गई। कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। सिंपल है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। किसका, गोलीय दर्पण का। और इसे एफ से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, वो आपकी बात है। अब फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस की, ये वही ध्रुव है, ये फोकस है। तो इसके बीच की ये जो दूरी है ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो दर्पण के ध्रुव P और उसके मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और क्या है ये, इसे PF से निरूपित करते हैं। ठीक है।